तो दोस्तों आज का टॉपिक है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, जिसको लिखा था जॉन ड्राइडन ने, और इसे भी याद रखिए 1668 में इसको लिखा था। तो इसके आसपास भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हमको दिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो 1667 में मिल्टन ने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, और 74 में इसका एक और एडिशन आता है जिसपे आप देख पाएंगे कि 12 किताबें बनाई जाती हैं मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट में। तो आगे बढ़ते हैं। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो ये किस पीरियड से है आपको तब तो पता ही चल रहा होगा। ये रेस्टोरेशन एज में लिखा जा रहा है। हालांकि कुछ ना कुछ तरीके से हम देखेंगे कि प्यूरिटन एक छाप इसमें ज़रूर आ रहा है। ठीक है, तो एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में आते हैं। ये हमारा अभी का आज का मूल विषय है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं पहले दूंगा, उसके बाद मैं एमसीक्यूज में आने वाला हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए चीज़ों को और खुद बहुत सारे एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व करें। तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है? द वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी ड्रामा। ऐसा क्यों कहा? सेमी ड्रामा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो क्रिटिसिज्म का वर्क किया है वो 4 मूल कैरेक्टर है। ठीक है, उन 4 मूल कैरेक्टर्स के बीच बातें हो रही है, और ये 4 मूल कैरेक्टर कौन है ये आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आगे चल के। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, क्या बोला गया? शेक्सपियर वाज एवरली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द मिक्सिंग ऑफ जॉनर्स। It was Dryden who elevated Shakespeare to height for his natural genius. तो बोला जा रहा है कि शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया जाता था क्योंकि वो 2 जॉनर्स को मिक्स कर देते थे। जनरली कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिक्स कर देते थे, तो इसलिए उनको क्या क्रिटिसाइज किया जाता था। मगर ड्राइडन वो व्यक्ति है जिन्होंने उन्हें एलिवेट किया शेक्सपियर को, ठीक है, और बोला नेचुरल जीनियस। आगे बढ़ते हैं। अ बैटल इज गोइंग ऑन बिटवीन इंग्लैंड एंड नीदरलैंड। तो एक युद्ध के दौरान का समय है जहां पे इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच युद्ध छिड़ी हुई है। उस समय काल से ये रिलेट करता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ऑप्शन में आ सकता है कि वो किस समय का लिखा हुआ काम था और क्या हो रहा था, मतलब दुनिया में क्या बाकी चल रहा था, ये भी ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच युद्ध का एक टाइम है, उस पर ये लिखा जा रहा है। उस पर नहीं लिखा जा रहा है, हालांकि उस टाइम पीरियड में लिखा जा रहा है। अब 4 जेंटलमैन नेमली, अब यहाँ पे आ गया आपके 4 जेंटलमैन कौन कौन है। तो पहला है क्रीट्स, यूजीनियस, दूसरा लिसिडियस और नियंडर। ठीक है, तो ये आपका जो कैरेक्टर है ये ड्राइडन का कैरेक्टर है। ठीक है, बाकी ये किस किस को सपोर्ट करते हैं वो भी मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। वो आप एमसीक्यू के द्वारा जो हम करेंगे इसको तब पता चलेगा। ट्रैवलिंग बाय बोट, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे। टू सी द बैटल, वो युद्ध देखना चाहते थे। कौन से युद्ध को देखना चाहते थे प्रश्न आ सकता है, इंग्लैंड और नीदरलैंड का युद्ध। ठीक है, एंड स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन मॉडर्न लिटरेचर। और उसी समय वो लोग, ये चारों जो है, ये चारों कैरेक्टर, क्या नाम है, क्रीट्स, यूजीनियस, लिसिडियस एंड नियंडर, ये चारों मिलकर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट लिटरेचर, स्पेशली मॉडर्न लिटरेचर पे डिस्कशन चल रहा था। तो अभी आते क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्पीकर इन एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ जॉन ड्राइडन। तो ये आंसर तो आपको पता ही हो गया होगा कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है इन चारों में से जो ड्राइडन का ही मुख्य पात्र है। ठीक है, तो ये है नियंडर। ठीक है, नियंडर के द्वारा ही वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस वर्क में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है देखते हैं। द डायलॉग इन एसे टेक प्लेस ऑन अ बार्ज ऑन द थीम। बार्ज एक चीज़ होता है, जैसे कि वो बता रहा हूँ, रुकिए, थीम्स ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल इवेंट। तो देखिए हिस्टोरिकल इवेंट आपको पता ही है पहले से, फिर भी चलिए बार्ज क्या होता है बताते हैं। कि शिप जो होता है, जब एक जहाज़ बहुत सारे सामानों को लाद के ले जाता है तो उसके पीछे एक फ्लैट सा एक और, मतलब नाव जैसा ही है बट उसका कोई मशीनरी उसमें नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एक जहाज़ इधर है, मैं थोड़ा ड्राइंग करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जहाज़ है, इसमें से धुआं निकल रहा है, सोच लीजिए स्टीम वाला है पुराने समय का।
तो ये जहाज है और उसके पीछे रस्सी से बंधा रहेगा एक इस तरह का प्लेटफॉर्म जैसा। इसमें कुछ भी आपका इंजन विंजन कुछ नहीं रहता है, जो भी है इसमें रहता है और इसमें सामान रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सब कंटेनर वंटेनर रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बार्ज बोला जाता है, ठीक है, बार्ज। तो देखिए कहीं कहीं नदियों के किनारे भी ऐसे लगाए रहते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे खड़े भी हो पाएँ। जैसे नदियों के घाट में ऐसा किया जाता है जहाँ से वो लॉन्च घाट जैसा होता है उस टाइप का। तो चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। तो कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट चल रहा था जब वो थेम्स नदी पे किसी बार्ज में आराम से घूम रहे थे? तो इसका आंसर है इंग्लैंड, ऑप्शन डी। यहाँ बाकी सब है, हालांकि ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। प्लेग ऑफ लंदन, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, द कोरोनेशन ऑफ चार्ल्स द सेकेंड, या फिर नेवल बैटल बिटवीन इंग्लैंड एंड नीदरलैंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है, आपको पहले ही पता चल गया होगा क्योंकि मैंने पहले ही इसके बारे में कुछ बता दिया था आपको। तो अभी आते हैं कि प्लेग ऑफ लंदन ये कब का है, ये भी ज़रूरी है आपके लिए जानना। ये भाई 1665 से लेकर 66 तक एक प्लेग फैला था। ये एक ब्यूबोनिक प्लेग था जो तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा या फिर उससे भी ज़्यादा, हाँ 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी इस समय। ठीक है, जब ये ब्यूबोनिक प्लेग फैला था, इसको हम लोग एपिडेमिक कह सकते हैं, पेंडेमिक नहीं, एपिडेमिक, क्योंकि वो एक एरिया में, यूरोप के एरिया में ज़्यादा फैल गया था। तो ये प्लेग का मामला था। तो देखिए ये भी रेस्टोरेशन एज के अंदर ही आ जा रहा है। उसके बाद ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये भी 66 में हुआ था। ठीक है, 1666 में। इसका तो भाई डेट भी आ सकता है, 2 सितंबर को हुआ था। ठीक है, इसमें तकरीबन 13,500 हाउसेस जल के राख हो गए थे और 78 पैरिसेस भी तबाह हो चुके थे। मतलब चर्च जैसा होता है पेरिस, वो भी तबाह हो चुके थे। उसके बाद 44 कंपनियां, ठीक है, वो सब तबाह हो चुके थे, मगर इंसान उतने नहीं मरे थे। शायद एक आध इंसान मरा होगा या फिर ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर फिनेंशियल बहुत ही मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आया था इसकी वजह से इंग्लैंड में। अब आते हैं कोरोनेशन ऑफ चार्ल्स द सेकेंड। ये तो भाई एकदम आसान सा है कि कोरोनेशन ऑफ चार्ल्स द सेकेंड कब होगा, 1660 में रेस्टोरेशन हो रहा है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 1660 में कोरोनेशन नहीं हो रहा है 1661 23 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, ये भाई याद रखिए, 1660 को नहीं हो रहा है। हालांकि रेस्टोरेशन पीरियड उस टाइम बोला जा रहा है। और कहाँ पे हो रहा है, वेस्टमिनिस्टर एबी। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर एबी, ठीक है, वेस्टमिनिस्टर एबी लंदन में ही एक जगह है जहाँ पे उनका कोरोनेशन हो रहा है। ठीक है, और बैटल के बारे में क्या बताएं। हाँ, बैटल इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच हुआ था और इस बैटल में भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। थोड़ा सा इस बैटल के बारे में बता दूं तो ये जो बैटल था, ये जो है ये भी उसी टाइम पीरियड में ही हो रहा है। 1665 से चालू हो रहा है, 1665 से लेकर 67 तक ये चल रहा है। हालांकि ये बैटल का अगर हम लोग सोर्स और भी ढूंढे तो इसमें लगातार कहा जा रहा है कि 1652 से लेकर 84 तक चला था, मगर बहुत सारे टुकड़े थे उसमें। जो स्पेशली यहाँ पे जिसका मेंशन है वो 1665 से लेकर 67 तक चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, हु डज निएंडर फेमसली डिस्क्राइब एज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब आप लोग देखिए, ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए कि निएंडर ने फेमसली किसे डिस्क्राइब किया था एज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न्स, वो सभी मॉडर्न्स का है, एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स का भी द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल है। वो कौन है व्यक्ति? तो विलियम शेक्सपियर, इब्राहिम काउले, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन। तो देखिए
यहाँ पे हमने पहले ही डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि शेक्सपियर को वो बहुत ऊंचा दर्जा देते थे, तो इसलिए इसका आंसर भी होगा विलियम शेक्सपियर। तो दिस इज़ द राइट आंसर, विलियम शेक्सपियर इज़ द राइट आंसर। अब्राहम काउली एक मेटाफिजिकल पोएट थे। उसके बाद जॉन मिल्टन के बारे में क्या बताया, वो भी उसी के समकालीन है, ड्राइडन के। और दूसरी तरफ बेन जॉनसन भी आप देख रहे हैं शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे, उन्होंने भी बढ़िया बढ़िया बहुत सारे प्ले लिखे थे। आप लोग हो सके तो कमेंट कीजिए कि उन्होंने कौन कौन सा प्ले लिखा था, सबसे फेमस कौन सा है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच स्पीकर आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ द एंशिएंट्स क्लेमिंग दे हैव ऑलरेडी रीच्ड द परफेक्शन ऑफ ड्रामा। तो ये बात किसने कही कि जो एंशिएंट होते हैं, विच स्पीकर आर्ग्यू द फेवर इन फेवर ऑफ एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट का फेवर कौन कर रहा था, सीधी सीधी बात यही है। और क्लेम कर रहे थे दे हैव ऑलरेडी रीच द परफेक्शन ऑफ ड्रामा, और उन्होंने कहा कि उन्होंने परफेक्शन को ले लिया, उनसे बेहतर कोई नहीं है परफेक्शन में, ठीक है, ड्रामा के मामले में। तो आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, सही आंसर कौन सा होगा, यूजानियस, उसके बाद लिसिडियस, नियंडर या फिर क्रीट्स। तो क्रीट्स इसका सही आंसर है। क्रीट्स वो कैरेक्टर है जो यहाँ से हमको पता चला है कि ये एंशिएंट को फेवर करते हैं, स्पेशली ग्रीक और रोम वालों को, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज लिसिडियस प्राइमरी आर्ग्यूमेंट फॉर द सुपीरियरिटी ऑफ फ्रेंच ड्रामा। तो देखिए इससे एक चीज़ पता चला इस क्वेश्चन से कि ये किसको सपोर्ट कर रहे थे। लिसिडियस एक्चुअली सपोर्टिंग द फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच ड्रामा को ये सपोर्ट कर रहे थे। तो देखिए 2 आंसर हमको मिल गया है कि कौन किसको। क्राइट्स का बात अगर करें तो वो एंशिएंट को सपोर्ट कर रहे थे, और लिसिडियस का बात करें तो वो फ्रेंच को कर रहे थे। अभी बाकी है यूजानियस किसको कर रहा है और नियंडर किनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाट प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या था कि सुपीरियर बताया जा रहा है फ्रेंच ड्रामा को, ठीक है, कि क्यों फ्रेंच ड्रामा सुपीरियर है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, देयर इंक्लूजन ऑफ सब प्लॉट, ऑप्शन बी देयर यूज ऑफ वायलेंट एक्शन ऑन स्टेज, their use of blank verse, option D the strict adherence to the three unity। तो इसका सही जवाब है लास्ट वाला सही जवाब है द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द थ्री यूनिटी, ठीक है। इसलिए उनको महान माना जा रहा था क्योंकि वो सही तरीके से 3 यूनिटी यानी क्या क्या है, 3 यूनिटी, टाइम प्लेस एंड एक्शन, इसको सही तरीके से फॉलो कर रहे थे। किस चीज़ को, टाइम प्लेस एंड एक्शन, ठीक है, टाइम प्लेस और एक्शन को सही तरीके से फ्रेंच लोग फॉलो कर रहे थे, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट फॉलो कर रहे थे। छठे क्वेश्चन में आते हैं, हाउ डज ड्राइडन थ्रू नियंडर, यानी ड्राइडन जो है, जो नियंडर के रूप में इस ऐसे में है, डिफाइन अ प्ले, वो किस तरह से एक प्ले को डिफाइन करते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अ जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑप्शन बी अ कलेक्शन ऑफ डायलॉग एडहेरिंग टू क्लासिकल रूल्स, ऑप्शन सी अ मोरल लेसन डिलीवर्ड थ्रू परफॉर्मेंस, डी ऑप्शन है अ डायरेक्ट इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू राइम। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अ जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है, एक इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर है, इसीलिए इसी तरह से वो डिफाइन कर रहे हैं कि जो ड्रामा होता है और या फिर प्ले जो होता है वो एक लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर है। हम लोग अगर कहानियों को ठीक से फॉलो करें, मैकबेथ को भी अगर देखें तो भी उसमें हमें दिखता है कि ह्यूमन नेचर है वहाँ पे, एक ग्रीड का होना एक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। अब कुछ लोग उसे संभाल पाते हैं, कुछ नहीं संभाल पाते, मगर सबका ग्रीड तो होता ही है भाई, कि पैसे तो कमाने ही हमको, पावर हमको चाहिए, मिलता नहीं वो अलग बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इन द डिबेट ओवर राइम वर्सेस ब्लैंक वर्स विच पोजीशन डज नियंडर टेक।
ठीक है, वो किसको, सीधी सीधी बात है कि नियंडर किसके पक्ष में है, राइम वर्स या ब्लैंक वर्स। ठीक है, राइम वर्स या ब्लैंक वर्स। तो ऑप्शन ए क्या है, ही बिलीव ओनली प्रोज शुड बी यूज इन प्ले। ऑप्शन बी, ही रिजेक्ट राइम एज अननेचुरल फॉर ड्रामा। ऑप्शन सी, he defines rhyme as being more noble and suitable for tragedy. He argued that rhyme should only be used by French poets. तो इसका सही आंसर क्या है, आपने सभी ऑप्शंस देख लिए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, he defined rhyme as being more noble. राइम जो है वो मोर नोबल है एंड suitable for tragedy। ठीक है, और ट्रेजेडी के लिए ये सूटेबल होता है। क्या होता है, सूटेबल होता है क्या, राइम। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि ड्राइडन यूजेस द टर्म ह्यूमरस प्राइमरीली व्हेन डिस्कसिंग द वर्क ऑफ विच प्ले राइट। ठीक है, यहाँ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है कि ड्राइडन ह्यूमरस को प्राइमरीली डिस्कस करते हुए कहते हैं किस राइटर के बारे में, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्ले में इस्तेमाल किया था। तो आपको शायद लग रहा होगा क्योंकि आप विलियम शेक्सपियर को देख रहे हैं। तो एक बात बता दूं कि ये विलियम शेक्सपियर नहीं है। ड्राइडन यूज द टर्म ह्यूमरस प्राइमरीली व्हेन डिस्कसिंग वर्क ऑफ विच प्ले राइट। कौन से प्ले राइट को डिस्कस करते हुए वो उन्हें ह्यूमरस कह रहे हैं, ये यहाँ पूछा गया। तो शेक्सपियर को वो ह्यूमरस नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना, मतलब उन्हें नहीं लगता है कि शेक्सपियर उतना ज़्यादा ह्यूमर वाला वर्क लिखे हैं। ठीक है, उनके वर्क्स में उतना ज़्यादा ह्यूमर नहीं है जितना कि किसी और का है। कौन है, जॉन वेबस्टर है क्या, बेन जॉनसन है, या फिर फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट। तो सही आंसर है इसका बेन जॉनसन है भाई, बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। ठीक है, बेन जॉनसन इसका राइट आंसर है। ड्राइडन कंसिस्ट बेन जॉनसन द मास्टर ऑफ ह्यूमर, द डिपिक्शन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन सेंट्रिक्स। तो यहाँ यही बात है कि ये कह रहे हैं कि सबसे बेहतर तरीके से उन्होंने मास्टरी करके रखी थी बेन जॉनसन ने ह्यूमर के ऊपर, शेक्सपियर ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंग्लिश ट्रेजिक कॉमेडी रेफर टू एज इन द एसे। ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, ठीक है, इंग्लिश ट्रेजिक कॉमेडी वो क्या, किस तरह से वो उसको रेफर कर रहे हैं। ऑप्शन ए है पैस्टोरल ड्रामा, ऑप्शन बी डिवाइन कॉमेडी, ऑप्शन सी द पीक ऑफ इंग्लिश इन्वेंशन, ऑप्शन डी मॉन्स्टर। और सही आंसर क्या होगा, थोड़ा कठिन है इसका, हालांकि ये आंसर डी है। ठीक है, अब मॉन्स्टर कहाँ है। ठीक है, और ये कौन कर रहे हैं, लिसिडियस जो है रिप्रेजेंट, जो फ्रेंच ड्रामा का व्यू लेके आ रहे हैं, वो इसको मॉन्स्टर कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। तो आप इसको नेगेटिवली मत लीजिए कि ट्रेजिक कॉमेडी को मॉन्स्टर बोला गया, नहीं। यहाँ पे ट्रेजिक कॉमेडी नियंडर द्वारा नहीं बोला गया, लिसिडियस द्वारा बोला गया है, जो फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये फ्रेंच वाले पार्टी से है, फ्रेंच ड्रामा को ये सपोर्ट करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनका मानना था कि सब चीज़ फॉलो करना है फ्रेंच ड्रामा में, टाइम, एक्शन, ये जो प्लेस का जो यूनिटी है उसे पकड़ के चलना चाहिए। मगर शेक्सपियर क्या कर रहे हैं, यानी कि एलिजाबेथन ड्रामा क्या हो रहा है वहाँ पे, ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी को मिक्स कर रहा है। ठीक है, इसीलिए उनको पसंद नहीं है, लिसिडियस को ये पसंद नहीं था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अकॉर्डिंग टू नियंडर, यानी ड्राइडन, अगर नियंडर है उसे हम ड्राइडन मानेंगे। नियंडर, व्हाई इज इंग्लिश ड्रामास सुपीरियर टू फ्रेंच ड्रामा। उन्होंने इंग्लिश ड्रामा को सुपीरियर कहा है फ्रेंच ड्रामा से। ठीक है, अब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि नियंडर किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मॉडर्न वाला, मतलब जो एलिजाबेथन पीरियड में लिखा जा रहा था उस ड्रामा को वो सपोर्ट करते हैं, इंग्लैंड वाले। ठीक है, इंग्लैंड वाले ड्रामा को सपोर्ट करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है कि क्यों कर रहे हैं, क्यों सुपीरियर बता रहे हैं। बिकॉज इट इज़ मोर लाइवली एंड हैज़ मोर वैरायटी। ऑप्शन बी, बिकॉज इट अवॉइड ऑल यूज ऑफ राइम। ऑप्शन सी, बिकॉज इट इग्नोर ह्यूमन पैशंस।
ऑप्शन डी, बिकॉज इट फॉलोज द यूनिटी मोर स्ट्रिक्टली। तो देखिए इंग्लिश ड्रामा तो यूनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका खारिज होता है। बिकॉज इग्नोर ह्यूमन पैशन, बिल्कुल भी नहीं। एलिजाबेथन अगर आप ड्रामा देखते हैं तो ह्यूमन पैशन तो है भाई, अगर मैकबेथ का ही बात कर ले उसमें एक पैशन है मैकबेथ का, वो कुछ करना चाहता है। उसके बाद ऑप्शन बी, इट अवॉइड ऑल यूज ऑफ राइम, बिल्कुल नहीं, ऑल यूज ऑफ राइम तो नहीं है। हम लोग देख रहे हैं शेक्सपियर कितना राइम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके वर्क के अंदर हमको पोइट्री भी देखने को मिल रही है। अगर आप अच्छे से पढ़े तो आपको वहाँ राइमिंग देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ट्वेल्थ नाइट को भी पढ़िए तो उसके अंदर कविताएं भी हैं। तो बच कौन रहा है? बिकॉज इट इज मोर लाइवली एंड हैज मोर वैरायटी, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये सुपीरियर है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा आपका जो लेंथ है वो क्वेश्चन का बढ़ रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या है? इन द डिबेट। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं, हालांकि साइज में बड़ा हो जाता है ताकि आप लेट हो जाए एग्जाम में, आपका क्वेश्चन छूट जाए, यही चाहता है यूजीसी नेट वाला, ठीक है। इन द डिबेट ओवर राइम एंड ब्लैंक वर्स, तो राइम यानी लिरिकल राइम जो होता है और ब्लैंक वर्स, इसके बीच उनका डिबेट हुआ था। क्रिट्स जो है आर्ग्यू करते हैं दैट राइम इज अनसुइटेबल फॉर ड्रामा। उन क्राइट्स का कहना है कि राइम सुटेबल नहीं है ड्रामा के लिए, प्राइमरीली बिकॉज इट इज़ टू रिमोट फ्रॉम द कॉमन यूज़, क्योंकि साधारणतः हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, हमसे बहुत दूर का होता है राइमिंग का। विच स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट डज ही यूज टू सपोर्ट दिस। तो इस कथन को कहने के लिए उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट रखा था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको सही से चुनाव करना होगा कि वो शब्द क्या है। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए, राइम इज इनहेरेंटली फ्रेंच एंड देयरफॉर अनपैट्रियोटिक टू यूज इन इंग्लिश प्ले। Option B, blank verse allows for greater complex imagery than rhyme ever could. Option C, no man speak in rhyme and therefore it destroy verisimilitude in a just representation of nature. Option D, rhyme is a product of modern corruption and lack classical dignity. तो देखिए यहाँ से ही हमको आंसर मिल गया है। एक्चुअली वो क्या है, ऐसा ही जो शब्दावली है वो हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नो मैन स्पीक इन राइम, कोई भी इंसान राइम में बात नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिमोट फ्रॉम द कॉमन यूज, ठीक है। एंड देयरफॉर इट डिस्ट्रॉय वर्सिमिलिट्यूड इन अ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर। अब देखिए ये जो वर्ड सिमिलिट्यूड है, ये इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि रियल, ट्रूथ या बिलीवेबल, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय कर देता है रियलिटी को। हम ये अगर मान के चले रियल, इसको अगर मानते हैं, ये तकरीबन रियल शब्द से मैच करता है, ठीक है। रियल हो सकता है, ट्रूथ हो सकता है, बिलीवेबल हो सकता है। तो डिस्ट्रॉय करता है बिलीव को, रियलिटी को, इन जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसका सही आंसर यही हो रहा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है? व्हेन निएंडर परफॉर्म हिज एग्जामिन, जब निएंडर अपना एग्जामिन कर रहे थे ऑफ द साइलेंट वुमेन, ही स्पेशली प्रेज बेन जॉनसन फॉर विच स्ट्रक्चरल अचीवमेंट। तो सीधी सीधी बात है कि जब वो द साइलेंट वुमेन को एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने स्पेसिफिकली प्रेज किया था बेन जॉनसन को फॉर विच अचीवमेंट, क्या उन्होंने किया जिसके लिए उन्हें प्रेज करना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शंस है और यहाँ पे देखिए एपिकोनी ये लिखा हुआ है। एपिकोनी क्या है? तो हैविंग बोथ सेक्स, या फिर नाइदर एनी सेक्स, जेंडर न्यूट्रल जहाँ होता है उसे कहा जाता है। तो ये मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा कि ये जो साइलेंट वुमेन है ये क्या है, यहाँ पे
ये जो वर्क है ये किसका लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है बेन जॉनसन का। ठीक है, यहाँ मैं बता दूँ, बेन जॉनसन का लिखा हुआ है और इसको उन्होंने लिखा था 1609 में। ठीक है, ये एक शानदार प्ले है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बाद में जाके एक साइलेंट वुमेन एक और है जिसको सिल्विया प्लाथ और टेड ह्यूज के का जो लाइफ था, बायोग्राफी था, उसके बारे में लिखा गया है, जिसको लिखा था जेनेट मेलकॉम ने लिखा था 1994 में। ये मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ कि जो द साइलेंट वुमेन ये केवल मात्र बेन जॉनसन का ही लिखा हुआ ऐसा नहीं है, अगर आप सर्च करें तो आपको मिलेगा। ये जेनेट मेलकॉम का लिखा हुआ है, 1994 में भी एक और आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिल्विया प्लाथ और उनके हस्बैंड टेड ह्यूज, जिसने हॉक रूस्टिंग भी लिखा है, इन लोगों का बायोग्राफी ऐड है इसमें। ठीक है, एक बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ पोइट्री इसमें शामिल है। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में दोबारा, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिटीज while maintaining a complex plot. Option B, the introduction of supernatural element into a realistic setting. The use of romantic subplot to heighten the main action. Option D, the rejection of humors in favor of universal character types. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिटी वाइल मेंटेनिंग अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। यानी वो अच्छे तरीके से यूनिटी को भी फॉलो कर रहे हैं, उसका कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने का, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स प्लॉट को भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो महान है। अकॉर्डिंग टू हुम, ये भी आपको देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू निएंडर एज ड्राइडन, एक्चुअली वो ड्राइडन है, नहीं, ड्राइडन एज निएंडर इन दिस एसे। आगे बढ़े, आगे हमारे पास और भी 3 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, फिर से आते हैं। Lycidius define a play as a just and lively image of human nature. However, he defines of a French theater hinges on a specific interpretation of just what it is. तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे hinges एक शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि Lycidius define a play as a just and lively image of human nature, यानी जो पहले भी हमने पढ़ा है, ऑप्शन में आया था ये वाला टर्म, just and lively image of human nature, जो प्ले होता है वो इस तरह का होता है। However, he defines of फ्रेंच थिएटर को डिफाइन करते हुए टर्निंग पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, ऑन स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्ट को किस तरह से वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, व्हाट इज इट, वो क्या है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी इन द डिपिक्शन ऑफ ग्रीक एंड रोमन सब्जेक्ट्स। ऑप्शन बी, पोएटिक जस्टिस वेयर वर्च्यू इज रिवॉर्डेड एंड वाइस इज पनिश्ड। ऑप्शन सी, verisimilitude achieved through strict adherence to the three unity. Option D, emotional justice where the audience feels the appropriate pity and fear. तो इसका सही जवाब क्या है? verisimilitude। ठीक है, verisimilitude जहाँ दिख रहा है उसको आप कनेक्ट कीजिए, लिसिडियस इसी से कनेक्टेड है इस शब्द के साथ। तो verisimilitude अचीव थ्रू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द 3 यूनिटी। तो देखिए ये 3 यूनिटी पे भी फोकस करते हैं, ये फ्रेंच वाले हैं। ठीक है, लिसिडियस जो है वो फ्रेंच सपोर्ट करता है, दिमाग में रखिए, याद कर लीजिए कि लिसिडियस का कनेक्शन है verisimilitude, लिसिडियस का कनेक्शन है 3 यूनिटी जो मान के चलने वाला, और फ्रेंच थिएटर या फ्रेंच प्ले के साथ उनका कनेक्शन है।
अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निएंडर फेमसली से आई एडमायर जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, व्हाट इज द अंडरलाइंग क्रिटिकल डिस्टिंक्शन ही इज मेकिंग बिटवीन द टू। तो इन दोनों में क्या भेद कर रहे हैं, मतलब क्या अलग सोचते हैं। हालांकि एक जन को वो एडमायर करते हैं और शेक्सपियर को लव करते हैं, जॉनसन को एडमायर और शेक्सपियर को प्यार करते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। जॉनसन इज अ बेटर पोएट बट शेक्सपियर इज अ बेटर प्ले राइट। ऑप्शन बी, जॉनसन इज मोर रिलेटेबल टू द कॉमन मैन वाइल शेक्सपियर इज फॉर द एलिट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। Johnson's tragedy are superior but Shakespeare's comedy are unrevealed. Option D, Johnson represent art and correctness while Shakespeare represent nature and genius. तो देखिए आंसर मिल गया है। हमने शुरुआत में ही जीनियस पढ़ा था, ठीक है, नेचर के साथ कुछ कनेक्टेड था, तो सही आंसर यही है भाई। जॉनसन को वो प्रेस करते हैं फॉर हिज आर्ट एंड करेक्टनेस, ठीक है। दूसरी तरफ क्योंकि ये यूनिटी को भी मेंटेन कर रहे थे, वाइल शेक्सपियर तो यूनिटी को मेंटेन नहीं करते थे, मगर उन्हें वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू नेचर एंड जीनियस कह रहे हैं, जीनियस। ठीक है, आगे बढ़े, आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ बोला जा रहा है यूजेनियस आर्ग्यू दैट द मॉडर्न्स हैव surpassed the ancients in one specific area regarding the passions. What is he claim? तो उनका क्लेम क्या है? वो मॉडर्न को बोल रहे हैं कि ये लोग एंशियंट को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, किस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को। द मॉडर्न हैव परफेक्टेड द डिपिक्शन ऑफ लव एज अ dramatic passion. Option B, the modern avoid all depiction of passion to remain objective. Option C, the ancient did not understand how to evoke fear. And option D, the ancient used too much dialogue to explain passion rather than showing them. तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द मॉडर्न हैव परफेक्टेड द डिपिक्शन ऑफ लव एज अ ड्रामेटिक पैशन। ठीक है, उन्होंने ड्रामेटिक पैशन के तौर पे अच्छे तरीके से लव में परफेक्शन ले लिया था, मतलब बहुत टैलेंटेड थे, प्यार मोहब्बत को लेके बढ़िया से लिखते थे। अब यहाँ पे मैं और भी कुछ थोड़ा बहुत ऐड करना चाहूँगा एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो देखिए ये ज़रूरी है, आपको याद कर लेना होगा कि जो क्रिट्स या यूजेनियस, डिसिडियस या निएंडर, ये चारों किससे कनेक्टेड है और किस तरह से ये लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं अपने इसके ड्राइडन अपने वर्क में। तो जब भी सी आ रहा है तो क्लासिकल ड्रामा, ठीक है, क्राइट्स जो है वो क्लासिकल ड्रामा को सपोर्ट करते हैं और बिलीव करते हैं एरिस्टोटल जो बिलीव करते थे, यानी ड्रामा इज़ इमिटेशन ऑफ लाइफ, ड्रामा इज़ इमिटेशन ऑफ लाइफ जो एरिस्टोटल का मानना था, और ये क्लासिकल ड्रामा को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? क्रिट्स, यानी सी से आप याद रखिए क्लासिकल ड्रामा। उसके बाद यूजीनियस को में आते हैं, मॉडर्न ड्रामा को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, मॉडर्न ड्रामा के ही सपोर्ट में थे। वो क्या करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं मॉडर्न ड्रामा और कहते हैं कि क्लासिकल ड्रामा इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट, ऑल्सो लैक ओरिजिनलिटी। तो जो क्लासिकल ड्रामा है उसमें एक्ट का डिवीज़न नहीं होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 5 एक्ट का डिवीज़न वहाँ क्लासिकल ड्रामाज में नहीं दिखता था। ठीक है, कहीं कहीं 3 एक्ट में ही ख़त्म हो जा रहा है, मगर बाद में चल के 5 ड्रामा उसमें एक डिवीज़न आ रहा है। कौन कर रहा है ये आपको अगर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। लिसिडियस, भाई ये एल के साथ एफ को आपको जोड़ना पड़ेगा, पता नहीं कैसे जोड़ेंगे, जो भी हो। तो फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करते थे, ठीक है, ऑफ अर्ली 17th सेंचुरी। ऐसा नहीं कि पुराने फ्रेंच ड्रामा को, 17th सेंचुरी में लिखा गया फ्रेंच ड्रामा उसको करते थे
नेवर मिक्स ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, और उनका कहना था कि ये लोग ट्रेजेडी और कॉमेडी को कभी भी मिक्स नहीं करेंगे, जो शेक्सपियर किया करते थे। अब आते हैं निएंडर, जो खुद ही ड्राइडन है एक्चुअली, उन्हीं का बात निएंडर के थ्रू उन्होंने कही है। वो ग्रेटनेस ऑफ एलिजाबेथन, ठीक है, जो शेक्सपियर का टाइम था, उसको ग्रेट कहते थे। एलिजाबेथन फुलफिल द ड्रामाज रिक्वायरमेंट्स दैट इज इमिटेशन ऑफ लाइफ। तो देखिए पहले वाले के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, इमिटेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो निएंडर जो है यानी ड्राइडन जो है वो भी कह रहे हैं कि इमिटेशन ऑफ लाइफ है ड्रामा, ठीक है। ड्रामा ऐसे ही नहीं बनाया जाता है बिना किसी कारण के नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तत्व होते हैं जिससे लोगों को कुछ जानकारी मिले, कुछ समझे। तो इसी के साथ इस सेशन को अभी ख़त्म कर रहे हैं, आगे आएंगे और भी कुछ नए वीडियोस को लेके। और ये एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे पूरा फ्री है, आपको पैसे देके नहीं पढ़ना पड़ रहा है। तो आप लोग रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए। और एग्ज़ाम भी बहुत सामने आ चुका है, तो उसको हम मेन मुद्दा मानते हैं अपनी ज़िंदगी का, और उसी पे ही काम करेंगे। और आप लोग अगर हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।